हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो है डिप्लोमा बीटेक और आपका AMIE की जो कॉरेस्पॉन्डेंस से बच्चे बीटेक करते हैं उनको अपने यूट्यूब चैनल पे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है एटलीस्ट 300 के अराउंड के वीडियो हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, 300 के अराउंड। और उसमें आपका थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन एंड डिज़ाइन, अप्लाइड मैकेनिक्स और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बहुत सारे MCQs क्वेश्चंस वगैरह आपको मिलेंगे। और आपको फ्लूइड मैकेनिक्स से आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे, आपको थर्मल इंजीनियरिंग से बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं आपके सामने जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराने के लिए आया हूँ। आज की इस वीडियो में स्ट्रेस कंसंट्रेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ स्ट्रेस कंसंट्रेशन पे जो MCQs हैं उनको लेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन में। MCQs को लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन का जो टॉपिक है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है आपके जो इससे रिलेटेड MCQs क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी आपके अच्छे से हो जाएंगे। और स्ट्रेस कंसंट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम मशीन डिज़ाइन। तो मशीन डिज़ाइन का सब्जेक्ट बच्चों को इतना आसान भी नहीं लगता। तो जो बच्चे मैकेनिकल में पास आउट हो चुके हैं तो फाइनल ईयर में वो बच्चे उन्हें मशीन डिज़ाइन पढ़ा है। और मशीन डिज़ाइन बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आप अगर कहीं भी जॉब में जाएंगे गवर्नमेंट में तो मशीन डिज़ाइन के सब्जेक्ट से ज़रूर आपको MCQs क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन का जो टॉपिक है उसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ये डायग्राम लिया है, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो इस डायग्राम में मैंने क्या किया है, एक कंपोनेंट लिया है, एक मैंने शाफ्ट कह लीजिए या कोई आप कोई पार्ट कह लीजिए, ठीक है ना। और ये जो पार्ट है आपका, इसमें दोनों तरफ जो इस पे एक तरह टेंसाइल लोड जो इस पे लगा हुआ है बोथ साइड में, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या, जब टेंसाइल लोड लगा तो उसमें क्या हुआ, जो पार्ट है एक तरफ से इलोंगेशन ज़्यादा हो गया, जिसमें कि लेंथ इंक्रीज हो गई और जो इसकी जो विड्थ है वो जो है वो डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह से कंटिन्यू एलोंगेशन होता रहा, टेंसाइल लोड लगा रहा इसके ऊपर और ये एलोंगेशन अगर कंटिन्यू होता रहा तो फाइनली क्या होगा, इस वाली एरिया पे जो है स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब बहुत सारी फोर्सेस जो है, स्ट्रेस जो है किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि कुछ टाइम के बाद जो है वहीं से जो पार्ट जो क्या होगा आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना। तो मशीन डिज़ाइन में हम जब भी किसी पार्ट को डिज़ाइन करते हैं तो हमको ध्यान देना पड़ता है उस पार्ट पे, उस कंपोनेंट पे, उस मशीन को। एक मशीन अगर है तो उस मशीन में बहुत सारे कंपोनेंट लगे और उन कंपोनेंट और एलिमेंट से मिलकर के एक मशीन बनी है। और जितने भी पार्ट उस मशीन में लगे हैं, साइड सी बात है, जब कोई वर्क होगा, कोई ऑपरेशन होगा तो जो लोड है वो लोड जो मशीन के कंपोनेंट है वो उनमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन हर एक मशीन के पार्ट का निकालना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि कभी कोई ऐसा हैवी ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए उस पर जो कि अंडर मशीन की जो कैपेसिटी उसके अंडर तो है, लेकिन किसी पार्ट पे उसका लोड ज़्यादा अगर चला गया तो वहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो कंपोनेंट है उसके फेलियर होने के चांस जो है ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ पर। तो इसीलिए जब भी किसी पार्ट को या जब भी किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है तो उसका स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़रूर फाइनली चेक किया जाता है। और स्ट्रेस कंसंट्रेशन को हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे कि इस पार्ट में मैंने आपको बताया कि टेंसाइल लोड लगा और इस पार्ट के ऊपर जो है वो एलोंगेशन हुआ, एलोंगेशन होने पर उसकी लेंथ बढ़ गई, एरिया घट गया। तो जैसे जैसे एरिया घटता जाएगा नेक फॉर्मेशन क्रिएट होगी और फाइनली जो पार्ट है वो आपका जो है वहाँ से वो ब्रेक हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में हमको देखना होगा कि जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन आ रहा है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मिनिमाइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कई बार ऐसा होता है कहीं पर जो है जैसे किसी एक कोई कंपोनेंट है, हमने उसमें डिज़ाइन दिया हुआ है। सपोज इसी डिज़ाइन को अगर हम ले लें, अगर मैं इसी डिज़ाइन को ले रहा हूँ कि सपोज ये इस तरीके से था आपका, ठीक है ना, ये आपका इस तरीके से था और जो स्ट्रेस है वो आपका इस तरीके से आ रहा था, ठीक है ना, ऐसे आ रहा था आपका, ठीक है ना, और दोनों तरफ जो टेंसाइल लोड आपका लगा हुआ था T। ठीक है, अब फाइनली क्या था कि इसमें ये एज आ रही थी दोनों साइड में, जिससे कारण क्या हो रहा था कि स्ट्रेस जो है आपकी बहुत ज़्यादा आपस में कोइंसाइड हो रही थी, जिससे कि बहुत जल्दी जो है इसमें एलोंगेशन हो रहा था, स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं हो पा रहा था। अगर इसमें ये किया जा सकता है, इसमें अगर हम ये पार्ट है और इसको मैं अगर यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से इसको राउंड करूँ
और फिर यहाँ से इसको अगर राउंड कर दूँ, यहाँ भी ऐसे लिया मैंने, यहाँ से इसको राउंड किया और इसको फिर यहाँ से मैंने राउंड कर दिया। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो स्ट्रेस है, यहाँ जो क्रैक फॉर्मेशन है उसके चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे, और जो स्ट्रेस है वो आपका क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पर अगर स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा तो उसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो होगा उसमें क्या होगा, बहुत जल्दी ये क्रैक फॉर्मेशन ले जाएगा। तो अगर आप देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पर गाड़ी के जैसे हम पार्ट कंपोनेंट देखेंगे तो इंजीनियर जो हमेशा कोशिश करते हैं कि कहीं पर कॉर्नर जो होते हैं वो एजेस जो हैं थोड़ा सा राउंड रहें, कहीं भी शार्प कॉर्नर रहा रहे। अगर शार्प कॉर्नर कहीं रहता है तो वहाँ पर जो है स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर राउंड होगा तो वहाँ पर स्ट्रेस क्या होगा, वो थोड़ा सा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जिसके कारण जो है जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन के कारण जो ब्रेकिंग की जो कंडीशन है वो तो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। और फाइनली और भी बहुत सारे तरीके होते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, कि सपोज यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पर जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ की स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम करने के लिए या तो हम उस कंपोनेंट में कहीं पर कोई एक होल पास कर देंगे, जिससे कि जो यहाँ जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा था वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और वो इस जगह पर जो है यहाँ पर आ जाए, जिससे कि यहाँ पर इक्वली बैलेंस हो जाए। ठीक है। या फिर क्या हो, कहीं पर हम नॉच की फॉर्मेशन कर देते हैं स्ट्रेस जो कंसंट्रेशन हो रहा है उसको कम करने के लिए। कहीं पर एक नॉच लगा दें, कहीं पर नंबर ऑफ नॉच लगा करके, या नॉच लगाएंगे, नॉच मतलब एज पर जो है उसमें कट कर देना कहीं पर। तो उससे भी क्या होता है कि उससे जो हमारा जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है वो जो है किसी दूसरी जगह पर अगर कहीं ज़्यादा हो रहा है तो नॉच वहाँ पर अगर डाल देंगे तो उससे क्या होगा, फिर आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है वो दूसरी जगह पर जो है शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ पर ऑलरेडी जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है बहुत कम है उस पॉइंट के कंपैरिजन में। तो हमको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। उसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, कहीं पर या तो कहीं पर होल पास कर देते हैं, या फिर कहीं पर ड्रिल होल कर देंगे, या फिर कहीं पर जो कोई एज पर जो है उसमें कोई कट लगा देंगे, या फिर कहीं पर नॉच नंबर ऑफ नॉच लगा देंगे। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंसंट्रेशन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उस कंपोनेंट में आ रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए हम जो है उसको वहाँ से स्ट्रेस कंसंट्रेशन को शिफ्ट करने के लिए या उसको उस जगह पर कम करने के लिए, या ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पर ऑलरेडी पहले से कम है और एक जगह ऐसी जहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ ज़्यादा है उसको कम करने के लिए, और जहाँ कम है वहाँ पर थोड़ा बढ़ाने के लिए हम इस तरह की जो है एक्टिविटी वहाँ पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जिसमें नॉच होगा, ड्रिल होल होगा, या एलिप्स टाइप का एक सर्कल उसमें काटेंगे। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन को जो है रिड्यूस किया जा सकता है और जो पार्ट है उसको जो है सेव किया जा सकता है। ठीक है। तो ये था स्ट्रेस कंसंट्रेशन का क्या होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन कैसे बढ़ता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कैसे जो है रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये सारी बात जो है मुझे आपको बतानी थी। तो आई होप सो आपको स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है, उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब लेते हैं हम पहला क्वेश्चन एमसीक्यू में। यहाँ पूछा इसने, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस inside the component due to external force or load is actually influenced by the shape of the section of the component is known as। तो जाहिर सी बात है जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कंपोनेंट के अंदर, ठीक है ना, ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स कह लीजिए, एक्सटर्नल लोड कह लीजिए, वो एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड होता है शेप ऑफ द सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा कंपोनेंट है उसका जो शेप है वो किस तरह का है और जो उस पर एक्सटर्नल लोड या फोर्स लग रहा है उससे कारण जो इसमें जो स्ट्रेस है वो जनरेट होता है, और स्ट्रेस जो है उसका स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी कंपोनेंट के अंदर उसी के अकॉर्डिंग होता है, उसकी शेप और सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है कंपोनेंट के अंदर होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर इसने दिया उसको अल्टरनेटिव स्ट्रेस कहते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहते हैं, या रिजिडिटी ऑफ द एलिमेंट मशीन एलिमेंट कहते हैं, या फिर उसको क्रीप स्ट्रेंथ कहते हैं। तो जब किसी कंपोनेंट पे वो एक्सटर्नल फोर्स या लोड लगता है और उसके कारण जो उस कंपोनेंट के अंदर जो है स्ट्रेस का स्ट्रेस जो है उसमें डेवलप होता है, और जो स्ट्रेस जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो शेप ऑफ द सेक्शन ऑफ द कंपोनेंट के अकॉर्डिंग होता है। तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहते हैं। उसका राइट आंसर जो है वो होगा आपका बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर
सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसने पूछा है इफ ए फ्लैट प्लेट हैविंग एलिप्स होल, एक आपका फ्लैट प्लेट है उसमें जो है कि एलिप्स शेप का होल जिसमें कट किया हुआ है, एंड द टेंसाइल लोड अप्लाइड बोथ साइड ऑफ द प्लेट, और दोनों उस प्लेट पे जो है बोथ साइड जो है टेंसाइल लोड जो है अप्लाई किया हुआ है। सपोज ये प्लेट है, इसमें एलिप्स होल इसमें कट किया हुआ है, दोनों साइड जो है उस पर क्या लगा हुआ है, टेंसाइल लोड लगा हुआ है प्लेट पे, ठीक है ना। तो देन द विड्थ ऑफ द एलिप्स होल डिक्रीज, अब इसमें क्या हो रहा है, दोनों तरफ टेंसाइल लोड अगर लगा हुआ है तो एलिप्स की जो विड्थ है वो क्या हो रही है, वो रिड्यूस हो रही है, इस साइड से भी और आपका इस साइड से भी। तो एलिप्स जो दब रहा है आपका, डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द लोड, किस डायरेक्शन में, लोड की डायरेक्शन में। तो देन द स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर विल बी, तो उस केस में जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो है क्या होगा, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि एक आपकी जो फ्लैट प्लेट है उस पर एक एलिप्स होल बना हुआ है और उस प्लेट पे बोथ साइड में जो टेंसाइल लोड लगा हुआ है, जैसे जैसे हमारा टेंसाइल लोड बढ़ रहा है वैसे वैसे एलिप्स का जो होल की जो विड्थ है वो घट रही है, ठीक है ना। तो इस केस में जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है वो क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या इनमें से कुछ भी नहीं। जब आप जाहिर सी बात है आपको पता लग रहा है कि धीरे धीरे एलिप्स की विड्थ अगर घट रही है तो इसका मतलब क्या होगा, जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो है वो आपका बढ़ रहा है। तो इसका मतलब राइट आंसर इसका क्या होगा, ए होगा, इसका राइट आंसर ए होगा। जब होल की विड्थ अगर घट रही है तो इसका मतलब है कि आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो वो बढ़ रहा है, ठीक है। अगर विड्थ नहीं बढ़ रही होती, विड्थ घट नहीं रही होती, विड्थ बढ़ रही होती, उसका स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर क्या था, डिक्रीज हो रहा होता, ठीक है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है तो दिस मीन्स आपका वो बढ़ रहा है, तो इसका राइट आंसर जो आपका ए होगा, ठीक है। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इज इग्नोर्ड, इसमें से किस केस में जो है जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो है वो इग्नोर किया जा सकता है या इग्नोर किया जाता है। डक्टाइल मटेरियल अंडर स्टैटिक लोड, या फिर डक्टाइल मटेरियल अंडर फ्लक्चुएटिंग लोड, ब्रिटल मटेरियल अंडर स्टैटिक लोड और ब्रिटल मटेरियल अंडर फ्लक्चुएटिंग लोड। देखो ब्रिटल मटेरियल में तो आपका कंसंट्रेशन फैक्टर रुकेगा ही नहीं, उसमें क्या होगा कि उसमें आपका जो मटेरियल जो है उस वो एकदम क्रैक फॉर्मेशन ले जाएगा, जिसमें छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्म में जो है उसमें क्रैक आ जाएंगे और जो आपका जो मटेरियल ब्रिटल हो जाएगा। तो ब्रिटल के केस में ना तो फ्लक्चुएटिंग में स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है इग्नोर किया जा सकता, ना आपका स्टैटिक कंडीशन में इग्नोर किया जा सकता। तो ब्रिटल मटेरियल में आप तो रहने दीजिए, स्टैटिक फ्लक्चुएटिंग में फेल है आपका वो। तो अब बात आती है आपका डक्टाइल मटेरियल की। डक्टाइल मटेरियल में जो है आपका फ्लक्चुएटिंग के केस में जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है वो जब लोड फ्लक्चुएट करेगा तो जाहिर सी बात है स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो है वह बढ़ेगा घटेगा, उसको इग्नोर करना मुश्किल होगा, तो ये भी नहीं आएगा। अब जो स्टैटिक वाला है इसमें डक्टाइल मटेरियल अंडर स्टैटिक लोड, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को जब इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि जब स्टैटिक लोड आपका लगेगा तो जो डक्टाइल मटेरियल की खास बात ये है कि जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका सपोज स्टैटिक लोड लगा हुआ है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब क्या होगा, आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन जब बिल्ट होगा उस पॉइंट पे, तो जो डक्टाइल मटेरियल खास बात होती है कि उस केस में वो क्या करेगा, उस लोड को जो है दूसरे अदर पॉइंट से भी जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा तो इस केस में जो है स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो बहुत मिनिमम हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसको कि हम इग्नोर भी कर सकते हैं, मतलब उस मटेरियल पर उसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस केस में आपका जो है डक्टाइल मटेरियल अंडर स्टैटिक लोड में जो है स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को इग्नोर किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए होगा, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है यूज ऑफ मल्टीपल नॉचेज इन वी शेप फ्लैट प्लेट विल, ये कह रहा है कि अगर हम नंबर ऑफ मल्टीपल नॉचेज यूज करते हैं वी शेप फ्लैट प्लेट पर तो उसमें क्या होगा, जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है वो घटेगा, ठीक है ना, या फिर आपका जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा, या कोई असर नहीं पड़ेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। अगर हम किसी वी शेप प्लेट पर मतलब मल्टीपल नॉचेज इस्तेमाल करें, इसका मतलब ये है कि उस वी शेप प्लेट पर जो है जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा आ रहा है उसके अंदर, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ नॉचेज, नॉच का मतलब ये होता है कि सपोज कोई वी शेप की आपकी प्लेट है, ठीक है ना, ये आपकी प्लेट है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर कोई कट मार देंगे, ठीक है, यहाँ पर भी एक कट मार देंगे, यहाँ पर भी कट मार, तो कहने का मतलब है कि जो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर
यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो क्या होगा, अब स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पर इस नोच पर जहाँ जब नोच कट किए हैं वो यहाँ से कम होगा और इन नोचेज वाले एरिया पर जो है स्ट्रेस कंसंट्रेशन शिफ्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब पूरा भी शिफ्ट नहीं करना, हमें इसको कम करना है जिससे कि कंपोनेंट फेलियर होने के चांस कम हो जाएं। और दूसरी जगह हम जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन को हम शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ पर भी जो है आपका जो है उसका कोई उसकी जो जितनी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर उसको शिफ्ट कर सकें स्ट्रेस कंसंट्रेशन को। तो इसका मतलब ये है कि हम रिड्यूस कर रहे हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन को। अगर हम नंबर ऑफ नोचेस का यूज़ कर रहे हैं किसी प्लेट पर, वी शेप या किसी शेप या फिर ए फ्लैट प्लेट, तो वहाँ पर एक सिंपल सा मतलब है, नोचेस लगाने का मतलब है कि हम उसके स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने से पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस द स्ट्रेस कंसंट्रेशन। इनमें से कौन सा जो है फैक्टर ऐसा है जो कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन को जो है रिड्यूस करता है। तो उसमें दिया कि यूज ऑफ मल्टीपल नॉचेस, ड्रिलिंग एडिशनल होल्स, रिमूवल ऑफ अनडिजायर्ड मटेरियल या फिर ऑल ऑफ दिस। सही सी बात है, ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं सही मायने में। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम उसमें मल्टीपल नॉच लगा सकते हैं या एक नॉच लगा सकते हैं। देखना होगा हमें कि कहाँ रिक्वायरमेंट है, वो नॉच भी किस तरह का लगाना है, तो उसकी शेप कैसी होनी चाहिए, तो ध्यान रखना होगा। या फिर इसमें एडिशनल कहीं पर ड्रिल होल करके जो है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत जा रहा है तो वहाँ से उसके, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम आ रहा है तो वहाँ से स्ट्रेस कंसंट्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके जिससे कि दोनों जगह बराबर हो जाए और जैसे कंपोनेंट की जो लाइफ है सेफ हो जाए। या फिर उसमें जो अनडिजायर्ड जो मटेरियल है उसको रिमूव करके जो है स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम किया जा सके। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी होगा, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। द नॉच सेंसिटिविटी मे बी वेरीज बिटवीन, जो नॉच की जो सेंसिटिविटी है वो कितने से कितने के बीच में रहती है, 0 से 1, 0 to 10, 0 to 50, 0 to 100। हमेशा ध्यान रखना नॉच सेंसिटिविटी जो होती है वो हमेशा 0 से 1 तक ही रहती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए है, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके सामने है स्क्रीन पर है। द रेशो ऑफ द इंक्रीज ऑफ द फटीग स्ट्रेस। देखो रेशो किसका कह रहा है, इंक्रीज ऑफ द फटीग स्ट्रेस ओवर द नॉमिनल स्ट्रेस टू द इंक्रीज ऑफ थियोरेटिकल स्ट्रेस ओवर द नॉमिनल स्ट्रेस इज नॉन एज। तो यहाँ पर ये निकलवा रहा है कि डेफिनेशन है कि जो अनुपात है किसका, इंक्रीज ऑफ फटीग स्ट्रेस ओवर द नॉमिनल स्ट्रेस टू द इंक्रीज ऑफ थ्योरेटिकल स्ट्रेस ओवर द नॉमिनल स्ट्रेस। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन तो नहीं कहलाएगा। और नॉन सेंसिटिविटी जो है नहीं होती है वो अलग कहलाती है, उसमें हमारा इफेक्टिव होता है, इफेक्ट आता है उसके, तो इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। तो हमारा बचा क्या, इसमें बचा हमारा फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। तो द रेशियो ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ फटीग स्ट्रेस ओवर नॉमिनल स्ट्रेस टू द इंक्रीज ऑफ द थ्योरेटिकल स्ट्रेस ओवर द नॉमिनल स्ट्रेस इज नोन एज फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका बी। तो फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर क्या होता है, ये अनुपात है कि जो फटीग स्ट्रेस है वो बढ़ रहा है किसके, नॉमिनल स्ट्रेस के ऊपर, और साथ में जो रेशियो में रहेगा आएगा आपका जो थ्योरेटिकल स्ट्रेस है ओवर द नॉमिनल स्ट्रेस, इसका जो अनुपात है ये हमारा कहलाता है फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव फटीग स्ट्रेस, इफेक्टिव जो प्रभावित कर रहा है वो जो फटीग स्ट्रेस है वो टू द नॉमिनल फटीग स्ट्रेस, और जो नॉमिनल फटीग स्ट्रेस है वो इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहलाता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर कहलाता है, नॉन सेंसिटिविटी कहलाता है, या फिर फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर कहलाता है। तो जो इफेक्टिव फटीग स्ट्रेस है और आपका जो नॉमिनल फटीग स्ट्रेस है इसका जो अनुपात है ये हमारा कहलाता है नॉच सेंसिटिविटी। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ Q इजिकल टू आपका 0 है और KF इजिकल टू आपका 1 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपका Q है, ठीक है ना, ये आपका जो आपका फटीग स्ट्रेस जो है तो वो आपका अगर 0 आ रहा है
और के एफ की जो वैल्यू है वो अगर आपकी 1 आ रही है, ठीक है ना, तो आपको यहाँ जो ये आपको ध्यान रखना है, क्यों यहाँ पर जो आपका चार्ज से रिलेटेड है, तो जो स्ट्रेस ग्रेडियंट है आपका, क्यों जो आपका जो स्ट्रेस ग्रेडियंट है उसकी जो वैल्यू अगर 0 है और जो फटीग स्ट्रेस उसकी वैल्यू अगर 1 आ रही है आपकी, तो उस केस में जो आपका सेंसिटिविटी होगी वो कैसी होगी। तो अगर आपका स्ट्रेस ग्रेडियंट अगर वही 0 है, तो उस केस में सिंपल सी बात है, आपका जो सेंसिटिविटी है वो नो सेंसिटिविटी होगी, तो इसका जो ए आंसर होगा ए होगा। ठीक है, देखो अगर जो स्ट्रेस डेंसिटी स्ट्रेस ग्रेडियंट जो है अगर वो 0 है और आपका जो के एफ की जो वैल्यू है जो फटीग स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो 1 है, तो उसके से हमेशा ध्यान रखना जो सेंसिटिविटी है वो 0 होगी, नो सेंसिटिविटी कहलाएगी आपका। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। तो ये उसी में से रखा गया, अगर आपका जो स्ट्रेस ग्रेडियंट की वैल्यू अगर 1 दे दी आपको और जो आपका फटीग स्ट्रेस है वो आपका जो है जो आपका टेंसाइल स्ट्रेस जो आ रहा है आपके कंपोनेंट के अंदर उसके बराबर अगर वो आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, के एफ तो आपका फटीग स्ट्रेस हो गया और के टी जो आपका जो टेंसाइल स्ट्रेस है, अगर फटीग स्ट्रेस बराबर टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है और जो आपका जो स्ट्रेस की जो ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू 1 है, तो उस केस में जो वो आपका क्या कहलाएगा, हाई सेंसिटिविटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हाई सेंसिटिविटी। तो इसका आंसर जो आपका बी होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो है मैंने आपके सामने जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है उसको उसके रीज़न क्या है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है और स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कैसे हम जो है एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं, उसे क्या क्या पैरामीटर होते हैं वो मैंने आपको बताया। और उसके बाद जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन के मैंने जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो मैंने आपके सामने रखे। आई होप सो इस लेक्चर से जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, एएमआई के जो स्टूडेंट्स हैं, बीटेक के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको स्ट्रेस कंसंट्रेशन अच्छे से समझ में आया होगा। एमसीक्यूज़ क्वेश्चन से उनको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में और उसके एमसीक्यूज़ के साथ में। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।